हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो मुगल वंश जो है लोधी वंश के बाद मुगल वंश आया। जब दिल्ली सल्तनत काल की अवधि और उनकी सत्ता समाप्त हुई तो उसके बाद मुगल वंश की शुरुआत होती है। मुगल वंश 1526 से 1857 तक चला। सबसे ज़्यादा मुगल वंश चला यहाँ। तो मुगल वंश की थोड़ा परिचय देखिए। पहले मुगल वंश की शुरुआत, बाबर की शुरुआत करने से पहले आपको परिचय से अवगत कराते हैं। मुगल वंश साम्राज्य की शुरुआत जो है अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का उस समय शासक था, और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हो गया और मध्यकालीन भारत में लोधी वंश के इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल वंश की नींव रखी गई। इसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एशिया आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। और मुगल भारत में मध्य अफगानिस्तान से आए थे, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से आए थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। तो इसमें कई प्रश्न आ जाते हैं। मुगल वंश की शुरुआत कब से कब तक हुई, मुगल वंश किस वंश के अंत में या किस वंश के पश्चात शुरू हुआ, मुगल वंश के जो मोहम्मद बाबर संस्थापक थे उन्होंने किस वंश को हराया, किस शासक को हराया, मुगल भारत में कहाँ से आए, मुगल के शासक कौन थे। तो इस प्रकार के कई सवाल हैं इसी में। तो आप देख लीजिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। अब आते हैं मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दक्षिण एशिया, भारत और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का पूरा और वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर लंग के पांचवें वंशज उमर शेख मिर्जा द्वितीय और कुतलुग निगार खान से 14 फरवरी 1483 को अंडीजान नगर परगना, अफगानिस्तान में, जो आजकल उज्बेकिस्तान में है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। तो 14 फरवरी 1983 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अंडीजान नगर फरगना में, जो पहले अफगानिस्तान में था और अब उज्बेकिस्तान में है। नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाद में ये पूरे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम हुआ। इनकी जाति मंगोल जाति थी। ये मंगोल मूल की बरलास जनजाति से थे। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा द्वितीय थे। ये तैमूर लंग के पांचवें वंशज थे और फरगना के गवर्नर थे। बाबर की मां कुतलुग निगार खानम थी, मुगलिस्तान के शासक यूनुस खान की बेटी थी और चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। बाबर की 8 पत्नियां थीं, जिनमें जैनब सुल्तान बेगम, गुलजार आगाचा और मुबारिका यूसुफ जई की संतानों का विवरण नहीं मिलता है। इससे ये पता चलता है कि तीनों पत्नियों के कोई संतान नहीं थी। आयशा सुल्तान अगली नेक्स्ट पत्नी थी इनकी। तो आयशा सुल्तान बेगम से एक पुत्री हुई, फख्र उन्निस्ता। नेक्स्ट पत्नी मासूमा सुल्तान बेगम से एक पुत्री मासूमा सुल्तान बेगम से हुई। और नेक्स्ट दिलदार बेगम से एक पुत्र हिंदाल और एक पुत्री गुलबदन बेगम हुई। नेक्स्ट पत्नी गुलरुख बेगम से 2 पुत्र कामरान और अस्करी हुए। नेक्स्ट पत्नी महाम बेगम से 2 पुत्र हुमायूं और बाबुल मिर्जा और 2 पुत्रियां मेहरवान और एहसान दौलत थीं। इस प्रकार बाबर का व्यक्तिगत जीवन की जो सारांश था वो आपको बता दिया। अब आइए, बाबर ने स्वयं जो उसकी व्यक्तिगत जीवन था उसके संबंध में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, चगताई भाषा, चगताई भाषा मतलब तुर्की भाषा का पुराना रूप। ज्यादातर एग्जाम में तुर्की भाषा ही आता है, चगताई भाषा नहीं आता है, तो तुर्की भाषा पे टिक लगाएंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी चगताई भाषा में लिखी थी।
बाबर की पुस्तक 3 भागों में बटी हुई थी या रचित बताई जाती है। वर्ष 1494 से वर्ष 1503 तक का सफर। 1494 में फरगना का शासक बन गया था 11-12 साल की उम्र में ही। तब से लेकर 1503 तक का सफर था। दूसरा पार्ट था 1504 से वर्ष 1525 तक का सफर। तीसरा इसी पुस्तक का पार्ट था 1526 से 1529 तक का, जिसमें भारत में उसने शासन किया था। तुजुके बाबरी जो पांडुलिपि थी उसमें वर्ष 1508 से 1519 तक का विवरण नहीं मिलता है। जो तुजुके बाबरी पुस्तक है उसमें 145 चित्रों वाला बाबरनामा 1598 में बना था। बाद में इसकी 5 प्रति बनी, जिनमें से एक नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। बाबरनामा की इस सचित्र पोथी में कुल 378 पन्ने हैं और इनमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र बने हुए हैं। चित्रों में जो जगह बची होती थी तुर्की भाषा में बाबर द्वारा उन जगह को भी तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुके बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया है। पहले जैन खान द्वारा, फिर पयंदा खान द्वारा, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा 1589-90 में, और फिल्मी अबू तालिब तुर्बासी द्वारा अनुवादित किया गया है। 4 लोगों ने इसको फारसी में अनुवाद किया है। तुजुके बाबरी का हिंदी में अनुवाद युगजीत नवलपुरी ने किया है और अंग्रेजी संस्मरण की भूमिका में F.G. टेलबोर्ड ने लिखा है। नेक्स्ट है अंग्रेजी अनुवाद। जॉन लेडिन ने 1810 में बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। उसकी मृत्यु के बाद विलियम अर्सिकन ने इसका अनुवाद पूरा किया है। अब आइए बाबर के आते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन और संघर्ष क्या क्या रहे उसके। बाबर का जन्म 1483 में 14 फरवरी को हुआ था। 1494 में 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया अपने पिता की मृत्यु के बाद। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 1497 में समरकंद को जीता किंतु 100 दिन के लिए। 1501 में पुनः समरकंद जीता, 8 माह तक शासन किया इस पर। 1504 में काबुल और गजनी को जीता। 1507 में काबुल में मिर्जा नाम हटा करके इसने पातशाह की उपाधि धारण की। 1510 में ईरान के शाह इस्माइल जो शिया थे से संधि हो गई इनकी और दोनों का उज्बेक शहवानी खान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें शहवानी खान की मृत्यु हो गई। बाबर सुन्नी था और शाह इस्माइल जो थे शिया थे, इसलिए दोनों में बाद में मतभेद, शिया और सुन्नी का मतभेद शुरू हो गया। 1511 में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण करके उसे अधिकार में ले लिया और 1512 में फिर से इन्होंने अब समरकंद खो दिया। जब इन्हें यह पता चली कि मध्य एशिया में उनका हिसाब किताब नहीं बनेगा, तब उन्होंने भारत की ओर रुख किया। भारत में जो इनका संघर्ष रहा देखिए, मध्य एशिया में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़े ये। 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा, ये पहला आक्रमण था इनका। 1519 में ही इन्होंने पेशावर को जीता, ये सेकंड आक्रमण था। 1520 में बाजौर भेरा को जीता और पंजाब के सियालकोट, पाक में पड़ता था पाकिस्तान में, तक इसने अधिकार कर लिया, ये तीसरा आक्रमण था इसका। 1524 में लाहौर सहित दिल्ली पंजाब के अधिक भागों को इन्होंने जीत लिया, ये चौथा आक्रमण था। तीनों द्वारा बाबर को निमंत्रण दिया गया, ये 5वें आक्रमण पानीपत के लिए। तो अधिकतर आता है क्वेश्चन कि बाबर द्वारा कितने आक्रमण भारत पर किए गए, तो 5 आक्रमण किए गए, 4 आपको गिना दिए, 5वां है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भारत आने के लिए जो 5वें पानीपत के युद्ध के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। उस समय इन तीनों ने इस उद्देश्य से निमंत्रण दिया था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और यहां से चला जाएगा। इन तीनों को यह नहीं पता था कि बाबर विजयी होने के बाद भारत में ही रह करके शासन करने लगेगा। भारत जब बाहर आया तो भारत में 5 मुस्लिम रियासतें थीं, बंगाल,
गुजरात, मालवा, दिल्ली और बहमनी, जिसका इसने बाबरनामा में भी जिक्र किया है। दो हिंदू रियासतें थीं, विजयनगर और मेवाड़। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई थी। एक मिनट अभी देखिए, एक मिनट रुकिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ये उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिनमें मुगलों के बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। पानीपत का प्रथम जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे मस्त कलंदर या कलंदर मतलब दानी की उपाधि दी थी। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे। इसके बावजूद भी बाबर अपनी सैन्य कुशलता और तोपों की वजह से विजयी हो गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा, अर्धचंद्राकार नीति और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रोमी विधि का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। इस प्रकार बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण कुशल सेना नायक होना और तोपखाने का प्रयोग किया जाना था। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक बताए जाते हैं। अब खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वो भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा, जो कि आगरा के समीप है, में युद्ध हो गया। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर हर हाल में इस युद्ध को जीतना चाहता था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदरा पीने से रोक लगा दी थी। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और युद्ध में राणा सांगा के मूर्छित हो जाने पर हसन खां या हसन सिंह, जैसा भी नाम मिलता है, मेवाती ने मोर्चा संभाला था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। नेक्स्ट युद्ध है बाबर का चंदेरी का युद्ध। 29 मार्च 1528 को हुआ था। वर्ष 1528 में चंदेरी में बाबर और बेंती राय के मध्य युद्ध हुआ था। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था उस समय। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था और उसकी 2 पुत्रियां को अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। नेक्स्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 को हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा में बाबर तथा बिहार अफगानों की संयुक्त सेना, जिसमें महमूद लोधी था, के मध्य युद्ध हुआ। जल और थल दोनों पर लड़ा गया ये युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अफगानी सेना को परास्त कर दिया। ये युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था, किंतु अफगानों का
बाबर द्वारा पूर्ण सफाया नहीं किया गया। जो अफगान सैनिक बचे थे बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के शासन के दौरान हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए और बीच में हुमायूं के शासन की ब्रेक हुई। बाबर के संबंध में अब महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके संबंध में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाती है। पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। आराम बाग का निर्माण बाबर ने कराया था। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए। बाबर को काबुल अफगानिस्तान में ले जाकर पुनः दफनाया गया। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का शासनकाल भारत में 1526 से 1530 तक रहा। मुगल दरबार की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन बाबर ने अपना नाम बाबर रखा था। बाबर ने बाबरनामे में हिंदू राज, मेवाड़, विजयनगर का नाम लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली जो शासक उस समय का बताया था वो कृष्णदेव राय को बताया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प की शिक्षा मिलती है। सर ए पुल के युद्ध में बाबर को शेरवानी खान को पराजित किया था। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे, बंगाल के शासक नुसरत शाह थे, मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। मुगल शासक बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश पश्चिम में पंजाब से होकर के किया था। मवैयान नाम की पद्य शैली का जन्मदाता मुगल शासक बाबर को ही कहा जाता है। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किए थे। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको उन्हें तथ्यों के रूप में अवगत कराया गया है। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा मुगल शासक बाबर के निशानेबाज थे। रिसाल ए उसज खत ए बाबरी को बाबर ने लिखा था। ये इन्होंने लिख करके इब्राहिम लोदी को भेजा था। दीवान मतलब काव्य संग्रह था उनका, को तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। गज ए बाबरी, उन्होंने एक नाप की एक इकाई बनाई थी जिसका नाम गज ए बाबरी रखा था, का प्रचलन मुगल शासक बाबर ने किया था। मुगल शासक बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध के लिए जीतने के लिए उन्होंने पहले मुसलमानों पर तमगा नाम का कर लगता था, वो उसको मुक्त कर दिया था। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर था। बादशाह नाम की पदवी जो धारण की थी ये पहला मुगल शासक था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने, इसके जो सेनापति था मीर बाकी ने कराया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था। धर्म के बेस पर लड़ने के लिए उन्होंने सबको, अपने सैनिकों को उपदेश दिया था। बाबर ने खानवा युद्ध जीतने के बाद गाजी नाम की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1507 में पातशाह मिर्जा पदवी त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था और यही चांदी के सिक्के उसने अपनी जीत की खुशी में जनता को बांटे थे, इसीलिए उसको मस्त कलंदर जनता में कहा जाता था। बाबर ने पानीपत का प्रथम जीतने पर चांदी के सिक्के बंटवाए थे। बाबर की इसी उदारता के कारण जनता ने उसे कलंदर या मस्त कलंदर की उपाधि दी थी। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत प्रथम युद्ध में किया था। तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या रोमी विधि का प्रयोग पानीपत प्रथम युद्ध में किया था। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान तुर्की अधिकारियों ने किया था। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर फरगना का शासक था। फरगना उज्बेकिस्तान, वर्तमान उज्बेकिस्तान प्रांत में है, पहले वो अफगानिस्तान में था। फरगना की गद्दी पर वो 8 जून 1494 को बैठा था। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, दिल्ली, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। इस प्रकार आपको संपूर्ण जानकारी बाबर के संबंध में एक ही वीडियो में करके दी गई है। इसको शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए, पढ़िए और अपने ध्यान में रखिए। इसी में से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं जो मुगल काल से हैं। अधिकतर क्वेश्चन बाबर से ही शुरू होते हैं क्योंकि ये मुगल वंश का संस्थापक था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, संकलन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।